नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पंचऋषि टॉक्स के एक नए संस्करण में। आज जिस पहलू पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ और आप सबसे साझा करना चाहता हूँ, वो विश्व के एक ऐसे प्रतिमान पर आधारित है, जिसके आधार पर आने वाला विश्व का स्वरूप मुझे बदलता हुआ दिख रहा है। विश्व युद्ध के बाद विश्व का उदय इस बात पर आधारित था कि वह किस तरह से वेस्टर्न लिबरलिज्म और वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी के आइडियाज़ को आत्मसात करेगा और उनको इनकॉर्पोरेट करके आगे बढ़ेगा। 1945 से 1950 के बीच में उदय हुई सारी डेमोक्रेसीज़ ने वेस्टर्न प्रिंसिपल्स को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से अकोमोडेट करके, वेस्टर्न डेमोक्रेसी को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से अकोमोडेट करके आगे बढ़ा। लेकिन आज लगभग 80 साल 70 साल गुजरने के बाद विश्व एक दोराहे पर खड़ा हुआ है, और वो दोराहा एक तरफ वेस्टर्न लिबरलिज्म का है और दूसरी तरफ सिविलाइजेशनल स्टेट का है। आपको याद होगा 1996 में सैमुअल हेटिंग्टन ने एक किताब लिखी थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और वो बहुत पॉपुलर हुई थी। 1996 में उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि जो इमर्जिंग वर्ल्ड है और उसके एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, ये वेस्टर्न लिबरलिज्म के खिलाफ एक सवाल पैदा करेंगे कि कितना वैलिड है वेस्टर्न लिबरलिज्म, कितना प्रासंगिक है वेस्टर्न डेमोक्रेटिक मॉडल। और आज वैसे ही कुछ सवाल हमारे सामने दिख रहे हैं। समय है उनको एड्रेस करने का, उनको समझने का, और समय है ये समझने का कि किस तरह से वेस्टर्न लिबरलिज्म के आइडियाज़ को चैलेंज कर रहे हैं दुनिया की 3 सबसे बड़ी और 4 सबसे बड़ी लोकतांत्रिक सिस्टम, जिसमें एक भारत भी है। लेकिन भारत पर काम करने के लिए काफ़ी मुद्दा है, तो भारत के सिविलाइजेशन स्टेट मॉडल के बारे में मैं किसी और वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा। पहले ये देखिए कि जिस तरह से अमेरिकन पावर का ह्रास हो रहा है या अमेरिकन सुप्रीमेसी का ह्रास हो रहा है, यूरोप और एशिया में 4 बड़े सिविलाइजेशन स्टेट हैं जो उदय कर रहे हैं: रूस, चीन, टर्की और भारत। और इन सभी देशों में वेस्टर्न लिबरलिज्म से हटकर सिविलाइजेशन स्टेट को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है। और वो सिविलाइजेशन स्टेट की भूमिका 2005-2000 से शुरू हुई, और वो 2000 के दशक से बढ़ते और स्ट्रांग होती जा रही है। और यही सिविलाइजेशन स्टेट का मसौदा आने वाले विश्व के लिए संघर्ष या अवसर दोनों क्रिएट कर सकता है। चूँकि वेस्टर्न लिबरल मॉडल फेल हो रहा है, या वेस्टर्न लिबरल इंस्टीट्यूशन या कंट्रीज़ अपनी शक्ति का ह्रास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहे हैं। अमेरिका चाहे ले लें, चाहे आप ब्रिटेन ले लें, चाहे आप यूरोप के बाकी देश ले लें। इस वजह से इन सिविलाइजेशन स्टेट का उदय और इन सिविलाइजेशन स्टेट को मिलती हुई पावर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है समझने के लिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं अपने शब्दों के चयन में बहुत सतर्क रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शब्द दुनिया के सबसे शक्तिशाली चीज़ें हैं। मैंने जो क्रम आपको बताया उसमें रूस सबसे पहले था। रीज़न क्या है? क्योंकि रूस एक ऐसा लिंक है जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है। यूरोप, ना तो रूस पूरी तरह से यूरोप में है, ना ही पूरी तरह से एशिया में है। ना ही रूस ने यूरोप के सारे मॉडल को एक्सेप्ट किया है जो वेस्टर्न लिबरलिज्म या वेस्टर्न डेमोक्रेसी के हैं, ना ही एशिया के अपने इंडिजिनस मॉडल्स को छोड़ा है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि रूस का सिविलाइजेशन स्टेट के रूप में बदलाव किस तरह से हुआ। याद कीजिए व्लादिमीर पुतिन का उदय और उनकी 2013 में दिया गया वालदाई क्लब का भाषण, जिसमें उन्होंने क्लियरली ये बात बोली कि रशियन स्टेट केवल 3 चीज़ों पर आधारित है: रशियन पीपल, रशियन कल्चर और रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च। इस तरह की बातें रखने वाला पुतिन से पहले कोई और रशियन लीडर नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वो वेस्टर्न लिबरलिज्म से अलग हटकर एक रशियन सिविलाइजेशन स्टेट की भूमिका को मुखर रख रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान दीजिए कि रशिया किस तरह से अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी यूरोप और चाइना दोनों के साथ कर रहा है, और किस तरह से रशिया विल बी प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, और इन द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, और इन द नेक्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर, इसको आप जिस भी शब्दों में कहें। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि रूस का सिविलाइजेशन स्टेट के रूप में बदलाव और वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल से दूरी, ये बहुत बड़ा संकेत है विश्व के नए प्रतिमान के सृजन होने का, जो कि सिविलाइजेशनल स्टेट की बात करता है। दूसरी बात और ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि 3 डेमोक्रेसीज,
हास्यास्पद है अगर मैं डेमोक्रेसी भी बोलूँ और चाइना भी बोलूँ, ये बड़े दोहरे अर्थ लगते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसका प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी देश अपने आप को लोकतंत्र या लोकतांत्रिक स्वरूप में मानते हैं, भले ही वो वेस्टर्न लिबरलिज्म या वेस्टर्न डेमोक्रेसी के आधार पर लोकतंत्र सच्चे अर्थों में ना हो। क्योंकि मुझे लगता है कोई भी लोकतंत्र पूर्ण रूप से लोकतंत्र है ही नहीं, वो सब लोकतंत्र की ओर बढ़ते हुए चरण हैं। हम लोकतंत्रीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं या लोकतंत्रीकरण से दूर हो रहे हैं। We are coming close to democratization or going far from democratization, but somewhere we are all somewhere in the middle of a democracy. दूसरी बात अगर हम चीन की करें, चीन का सिविलाइजेशन स्टेट के रूप में उदय 2005 से पहले इस तरह के टर्म्स का इस्तेमाल नहीं हुआ चीन के साथ। भले ही वो एक अलग देश था, अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग सभ्यता पर आधारित उसका यूनिफिकेशन सिविलाइजेशन स्टेट के बारे में हुआ, लेकिन वैश्विक रूप से एकेडमिशियंस ने, थिंकर्स ने, फॉरेन पॉलिसी मेकर्स ने, ओपिनियन मेकर्स ने कभी भी इस टर्म का इस्तेमाल नहीं किया दैट चाइना इज अ सिविलाइजेशन स्टेट। 2005 में हू जनताओं ने सबसे पहले कन्फ्यूशनिज्म को वैश्विक पटल पे रखा, चाहे उनका यूनाइटेड नेशंस में दिया गया अभिभाषण हो या यूएनडीपी में दिया गया फुल रिपोर्ट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हो। और वहाँ से कन्फ्यूशियस कंसेप्ट ऑफ सोशल हार्मनी को प्लेस किया गया एज एन एंटी बायोटिक ऑफ द वेस्टर्न लिबरल मॉडल। उसी के बाद उनके उनके सक्सेसर शी जिनपिंग ने सिविलाइजेशन स्टेट को बहुत मुखरता से रखा। सिविलाइजेशन स्टेट अकॉर्डिंग टू शी जिनपिंग इज द सोल ऑफ चाइना। एंड इसको समझने के लिए आपको एक किताब पढ़नी चाहिए या उसके बारे में जिक्र करना चाहिए। मैंने रिसेंटली उसके बारे में पढ़ा। क्रिस्टोफर कोकर की बुक है राइज ऑफ सिविलाइजेशन स्टेट। It is about China and it is giving whole detail how civilization state has established its root, flourished and now one of the most powerful point of China. साथ साथ जांग वी वी की 2012 में एक किताब आई द चाइना वेव राइज ऑफ सिविलाइजेशन स्टेट, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर बुक ऑन चाइना। इसके अगर आप चौथे या पांचवें चैप्टर में पढ़ें तो आपको रियलाइज होगा कि किस तरह से चाइनीज फिलोसोफर जस्टिफाई कर रहे हैं सिविलाइजेशन स्टेट की भूमिका को। उन्होंने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 3 एम्पायर्स के पास वो जगह थी कि वो एक सिविलाइजेशन स्टेट बने और वेस्टर्न वर्ल्ड को चैलेंज करें। सबसे पहले थी रोमन वर्ल्ड के सामने एक परेशानी, लेकिन उन्होंने बोला कि रोमन वर्ल्ड अगर यूनिफाई हो चुका होता तो आज जो हम यूरोप देखते हैं वो एक टाइनी मीडियोकर सिविलाइजेशन होती और रोमन एम्पायर वुड हैव बीन मोर इम्पॉर्टेंट। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया इस्लामिक वर्ल्ड का कि अगर इस्लामिक वर्ल्ड जो आज करीब 1 दर्जन छोटे छोटे देशों में बटा हुआ है, मजबूत छोटे देशों में बटा हुआ है, वो अगर एक यूनिफाइड मॉडर्न स्टेटहुड के अंतर्गत आता तो वो एशिया के चेहरे को, एशिया के नक्शे को पूरी तरह बदल देता। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता जॉन वी की इस अवधारणा से। इसी अवधारणा को उन्होंने लिया चीन के संदर्भ में और बोला कि चीन एकमात्र एक ऐसा सिविलाइजेशन स्टेट है जो कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है और मॉडर्न स्टेट की तरफ बढ़ रहा है और यही उसकी मजबूती का सबसे बड़ा कारण है। तीसरा स्टेट जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो है टर्की। टर्की यूरोप का वर्तमान प्रॉब्लम चाइल्ड है और एर्डोगन के नेतृत्व में ये और प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उन प्रॉब्लम्स के बीच में भी अगर आप एर्डोगन के सारे भाषण समझें और टर्की की राजनीति को और मुखरता से समझें तो आप रियलाइज़ होगा कि टर्की अपनी जड़ें ढूंढ रहा है ओटोमन साम्राज्य के संदर्भ में। और एर्डोगन का भाषण चाहे उनका सीरिया के रूप में, सीरिया के बारे में हो, चाहे उनका इजिप्ट के बारे में हो, चाहे उनका नीदरलैंड्स के बारे में हो, वो सभी यही कह रहे हैं कि हमको पुनः एक ओटोमन साम्राज्य की स्थापना करनी है, उसको रीइंसर्जेंट करना है। ऐसे ही कुछ बातें भारत के लिए भी बोली जाती हैं कि भारत भी अपनी सिविलाइजेशन स्टेटहुड से प्रेरित हो रहा है। लेकिन इस संदर्भ में मैं ये बात रखना चाहूँगा कि भारत का सिविलाइजेशन स्टेट हिंसा, द्वेष, कलह या विस्तारवाद पर आधारित नहीं है। हमारा सिविलाइजेशन स्टेटहुड, अगर हम अपने सिविलाइजेशन स्टेटहुड से प्रेरित रहें तो वो बुद्ध का अहिंसा है, उसमें साम्राज्यवाद का विस्तार नहीं बल्कि रामराज्य का विस्तार है और रामराज्य धार्मिक अर्थों में नहीं, सामाजिक अर्थों में। और अगर हम उससे प्रेरित होते हैं तो भारत का सिविलाइजेशन स्टेट टर्की के सिविलाइजेशन स्टेट, रूस के सिविलाइजेशन स्टेट और चीन के सिविलाइजेशन स्टेट से बहुत डिफरेंट है। इसलिए महत्वपूर्ण ये है हम सभी भारतीयों के लिए कि अगर भारत में सिविलाइजेशन स्टेट की बात हो तो हम मुखरता से ये बात रखें कि हमारा सिविलाइजेशन स्टेट हिंसा, विस्तारवाद पर आधारित नहीं। हाँ, ये अवश्य है कि हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी है, हमें अपने
पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं, लेकिन उन संबंधों का मतलब हम दब जाएं या हम नीचे झुक जाएं नहीं, हम समान स्तर पर सबके साथ व्यवहार करेंगे। और ज़रूरत है इसी सिविलाइजेशन स्टेट को समझने की, क्योंकि आने वाला विश्व द्वेष का, कलह का, विस्तारवाद का होने वाला है। इस समय ज़रूरत है शांति, सौहार्द, सभ्यता की, और वो सिविलाइजेशन स्टेट भारत है जो विश्व को दे सकता है। धन्यवाद।